हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। इन दिनों में हमारी स्कूल लेक्चरर सीरीज चल रही है और ये हमारा 30वां वीडियो है, 30th वीडियो है। हमेशा की तरह इसमें भी अपन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है। पहला, प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव प्रायोरिटी इन रिसीविंग डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें डिविडेंड के मामले में और कैपिटल वापसी के मामले में प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, और ये कथन बिल्कुल सही है। हमें पता है कि इक्विटी शेयर के मुकाबले अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, और अगर कंपनी का डिसोल्यूशन होता है या कहीं लिक्विडेशन होता है तो उस समय भी पूंजी वापसी में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। इसीलिए उनके नाम में प्रेफरेंस आता है, उनको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलती है। सेकंड है इक्विटी शेयर के बारे में, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये भी बिल्कुल सही है। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। उसको अपन हिंदी में बहुत ही सिंपल है, समता अंश या साधारण अंश, और इंग्लिश में ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि उनमें किसी तरह की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है स्वैट इक्विटी शेयर, दोज इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड टू द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये बात भी सही है कि स्वैट का मतलब होता है पसीना, स्वेद। तो स्वेद समता अंश या स्वैट इक्विटी शेयर्स हम कंपनी किनको देती है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं या जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको देते हैं। बदले में वो हमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हैं, मतलब वो कोई ऐसी टेक्निक डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी, मतलब वो हमें आईपीआर ट्रांसफ़र करते हैं, आईपीआर देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और बदले में हम उन्हें सस्ते दामों पे या कभी कभी तो सस्ते दामों पे जनरली शेयर्स दिया करते हैं, जिनको स्वैट इक्विटी शेयर बोलते हैं। उससे वो कंपनी के ओनर हो जाते हैं और उनका कंपनी के साथ अटैचमेंट और बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा पढ़ लेते हैं वैसे, राइट शेयर्स, दीज आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब देखा जाए तो इसमें आधी लाइन से ही लिखी है, दीज आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, कि राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं, जो कंपनी के वर्तमान अंशधारी हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो बोनस शेयर होते हैं, बोनस शेयर सबको दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स में ये होता है कि अगर कोई कंपनी का पुराना होल्डर है तो कंपनी उसे कहती है कि हम एक बार फिर इशू करने जा रहे हैं या नया इशू करने जा रहे हैं, और अगर आप लेते हो तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे, आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो तो पहला खरीदने का अधिकार, राइट, हक शफा, हिंदी उर्दू में एक वर्ड है हक शफा, वो शेयर राइट आपका होगा। लेकिन कब वो राइट शेयर्स थोड़े सस्ते हो सकते हैं, बाजार भाव से कम पे हो सकते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो हरगिज नहीं होते। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा जाके रॉन्ग हो गया है। अगर इस क्वेश्चन से आप समझ या अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे हैं वो तो बात है, पर आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चनों में ऑब्जर्व कीजिएगा कि कई बार क्या होता है अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, खास करके जब तैयारी करते हैं। लेकिन आपको तैयारी के दौरान भी बहुत सही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जो लिखा हुआ है उसको उसी स्पिरिट पे पढ़ना चाहिए। आपको अपने मन से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये इसके लिए तो ऐसा लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया ना, हमेशा कहा मैंने कि सैम्पल पेपर्स या जिनमें भी आप प्रैक्टिस करते हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एज इट इज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ी भी लाइन उसने 19-20 आगे पीछे कर दी तो आपको उसके लिए मेंटली तैयार रहना है और उस अकॉर्डिंग बिहेव करना है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो, दैट इज पीई रेशो, शोज द रिलेशन बिटवीन अर्निंग पर शेयर एंड। तो ये कहता है कि पीई रेशो जो है होता है वो किसके बीच के संबंध को दिखाता है, अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर। तो ये बड़ा आसान है, रेशियो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ये, वहां से है ये। पीई इसके नाम के अंदर फॉर्मूला है, और रेशियो एनालिसिस को अगर चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं तो मेरा सिंपल सा सुझाव रहेगा कि जो नाम है उसी के अंदर फॉर्मूला है। वो नाम या तो अंश में यानी न्यूमरेटर में आएगा या हर यानी नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे अभी प्राइस अर्निंग रेशियो है तो ऊपर तो आएगा आपका प्राइस और नीचे आपका आएगा अर्निंग, ऊपर प्राइस और नीचे अर्निंग, दैट इज फॉर श्योर। अब प्राइस में कौन सा प्राइस आएगा ये समझने की बात है। तो ऊपर आएगा मार्केट प्राइस और नीचे आएगा आपका अर्निंग पर शेयर। तो नीचे की तरफ है अर्निंग पर शेयर और ऊपर की तरफ है आपका मार्केट प्राइस। तो इसने क्वेश्चन ने ये कहा कि पीई रेशो किसके बीच के रिलेशन को बताता है। तो ये ईपीएस के
और मार्केट प्राइस के बीच के रिलेशन को बताता है। तो इनमें से आपको मार्केट प्राइस सिलेक्ट करना होगा, सी इसका आंसर रहने वाला है। जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे मान लो कि किसी कंपनी का ईपीएस है 10 रुपये और उस कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी का शेयर 10 रुपये कमा रहा है और कंपनी का शेयर 10 रुपये कमा रहा है और उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 5 गुना चल रहा है, ठीक है। तो 5 टाइम्स हो गया, तो पी रेशियो आपका हो गया 5 टाइम्स। इससे बाद में आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, 1/5 कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि कंपनी अपना शेयर इशू करती है, मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपये का है लेकिन कंपनी ने उसके लिए 125 रुपये चार्ज किया, तो इसको हम बोलते हैं कि नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हम जो चार्ज करते हैं, फेस वैल्यू से जो ज़्यादा हम चार्ज करते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। बात यह है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी ने कमाया उसे कंपनी कहाँ इस्तेमाल कर सकती है, कहाँ नहीं। तो टू गिव बोनस शेयर ऑफ द मेंबर्स, बिल्कुल इसमें इस्तेमाल हो सकता है। बोनस शेयर मतलब क्या, कि कंपनी अगर किसी को फ्री में शेयर देना चाहे तो ऑब्वियसली बात है फ्री में शेयर देगी, तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस या लॉस की तरह है, क्योंकि कंपनी जैसे 10 लाख के शेयर फ्री में दे रही है तो मतलब कंपनी अपने लिए 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है और 10 लाख के बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा। इसे आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं अलग तरह से बताऊँ आपको, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो कोई पूछे टैक्स का क्या करती है, तो टैक्स का क्या करती है, जो मुफ्त अस्पताल होते हैं, मुफ्त शिक्षा होती है, रोड होता है, डिफेंस होता है, वहाँ खर्च करती है। तो आप देखो क्या हुआ, टैक्स का पैसा कहाँ यूज़ होता है। उसी तरह कोई पूछे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज़ होता है, तो कंपनी चाहे तो उसमें से फ्री में बोनस शेयर दे सकती है। इसी तरह टू राइट ऑफ द इनिशियल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यस इसमें भी यूज़ कर सकती है। कंपनी के जो शुरुआती खर्चे होते हैं जिनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, उनको भी राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया जा सकता है। टू राइट ऑफ द डिडक्शन गिवन ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर्स, बिल्कुल जब हम डिवेंचर इशू करते हैं उस समय हम जो डिडक्शन देते हैं या जो डिस्काउंट देते हैं उसमें भी हम, डिस्काउंट की बात कर लें तो जो डिस्काउंट देते हैं वो भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हैं। टू पे द डिविडेंड टू द मेंबर्स, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपनी जो डिविडेंड देती है ना वो कंपनी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ही दे सकती है, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसी में से डिविडेंड दे सकती है, या कहीं जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं या जो फ्री रिजर्व होते हैं उसी में से डिविडेंड दिया जा सकता है। कंपनी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दे सकती। चलिए ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको वापस यहाँ पे लिखा है, मैं जल्दी बता दूँ। और देखिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के उपयोग किस धारा में दिए गए हैं, तो सेक्शन 52 है जो इस बारे में बात करता है, और वही पॉइंट लिखे है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसे से आप फ्री में बोनस दे सकते हैं, पहला पॉइंट। अगर आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, कंपनी की स्थापना के समय खर्चे किए हैं, तो आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने इशू के समय अगर आपने शेयर इशू किए थे कभी, क्योंकि आजकल तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पर अगर पहले कभी आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू किए थे या डिवेंचर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो या उस समय आप कमीशन वगैरह दे रहे हो, तो वो जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है उसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर अप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो या डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो, तो उसकी जो कहें प्रीमियम जो आप ऊपर का पैसा दे रहे हो उसकी बंदोबस्त भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप बायबैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हो, उस समय पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसकी भी वो पैसा भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख, प्रॉफिट 2 लाख एंड प्रॉफिट क्वांटिटी रेशो, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, इस 40%, देन द अमाउंट ऑफ सेल विल बी। वेल ये आपका बीईपी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और मैंने हमेशा कहा है कि बीईपी वाले चैप्टर को सॉल्व करते समय आप इस तरह का टेबल बनाया करें। सबसे पहले लिखें सेल, माइनस लिखें वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका नतीजा होगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से आप माइनस करें फिक्स कॉस्ट, तो नतीजे के तौर पे आएगा आपका प्रॉफिट। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले सेल होती है, फिर खर्चा काटेंगे, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाला फिगर आ गया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कोई फिगर है जिसमें से 4 लाख लेस करने पे 2 लाख आया है, तो डेफिनेटली आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 लाख है। दैट इज आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनली 6 लाख कमाता है, 6 लाख में से 4 लाख खर्चा हो जाता है तो 2 लाख आपको बचता है, तो 6 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है। और इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है, ठीक है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। तो ये जो 6 लाख है ये इस 40% को रिप्रेजेंट करता है। जो 6 लाख है वो 40% को रिप्रेजेंट करता है, तो अपॉन में आप 40 रख के, मल्टीप्लाई में आप 100 रख के इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट 15 लाख। और पूरी ये कहानी आपको बनानी आनी चाहिए कि 15 लाख रुपए हमारी सेल है, 60% हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे अगर 40% हमारा पीवी रेशियो है, इट मीन 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी, तो अपने को बस जैसे दिमाग में टेबल है, अगर आपको टेबल आती है तो इस टेबल से अभी में मैं इसके 10 MCQ बना सकता हूँ और आप आंसर भी कर पाएंगे अगर आपको टेबल अच्छी से आती है तो, ठीक है सर। तो 15 लाख रुपए इसके आंसर रहेगा, सी विल बी द आंसर फॉर दिस। यस, एक क्वेश्चन देखें, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड एट पार एट प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन पार वैल्यू पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम उनके 100 लिए थे, 100 लौटाना चाहें, हो सकता है। हम 100 के बदले में उनको 125 लौटाना चाहें, ये भी हो सकता है। तो पार पे रिडम्पशन, पार यानी सममूल्य पर रिडम्पशन हो सकता है, प्रीमियम पे भी रिडम्पशन हो सकता है। इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप तो रिडम्पशन नहीं हो सकता। आप याद रख लीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की पहली कंडीशन ये है कि प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर्स पे पूरी राशि मांग ली गई हो और चुका दी गई हो, ये पहली कंडीशन है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई कॉल बाकी है तो पहले आपको कॉल करनी पड़ेगी, सबसे रिसीव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिडम्पशन कर सकते हैं। और ये लास्ट में लिखा है कि अगर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग हो बैलेंस शीट में तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता। ये लाइन जमती नहीं है, ठीक है। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को ना। आप कई बार क्या होता है, ऑप्शन में अपन घूम जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब नहीं हो सकता, ये कैसे नहीं हो सकता, तो इसमें ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही है बात कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब इन द सेंस कहें फुल्ली पेड अप ना हो तो उस दशा में रिडम्पशन नहीं हो सकता। बाकी जो ए, बी और डी है ना, उन सब में हो सकता है, पार वैल्यू पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। अगर इक्विटी शेयर बकाया चल रहे हो तो भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो सकता है। तो ए, बी और डी में तो हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, उस हिसाब से आंसर है। तो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले सबसे पहले नियम में क्लियरिटी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑप्शन लगाने तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 MCQ अपन इस वीडियो में देखेंगे वो मैंने इस सैम्पल पेपर से लिए हैं। ऐसे हमने बहुत सारे 50 सैम्पल पेपर्स बनाए हैं। एक सैम्पल पेपर का मैं ग्लिम्स आपको दिखाऊं या झलक आपको दिखाऊं तो आप ज़रा देखिएगा। ये इस तरह से होता है कि जैसे सैम्पल पेपर नंबर 30 जो अपन कर रहे हैं, इसके अंदर 150 इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, सजेशन हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस तरह से इंग्लिश और हिंदी में आएंगे, आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ऑल्दो आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपके पास PDF फॉर्म में इस तरह क्वेश्चन इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में आएगा। और कहीं कहीं हमने उनको एक्सप्लेन भी किया है। और इसके अलावा वीडियोस वगैरह तो मैं बनाता ही रहता हूँ, या आप मुझे बोल देंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑडियो क्लिप्स वगैरह बना के। तो ये इस तरह से आप देखेंगे, ठेठ से ठेठ तक आप जाएंगे तो 150 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और ये भी कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, और ये भी कि इसके जो लास्ट के 30 क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी के हैं, जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन हमने रखे हैं, ठीक है। और जस्ट मैं आपको बताऊं, अच्छा जरा सा मिनट, यस। तो एक अगर हम कहें पेपर, तो एक पेपर में आप देखिए कि आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे हमने 50 पेपर बनाए हैं। तो 50 पेपर में आपके पास 7500 MCQ आएंगे और ये सब मात्र 249 रुपये में अवेलेबल होंगे, केवल 249 में अवेलेबल होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप तो मैं कहूँगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे सैम्पल पेपर ना भी लेते हैं तो बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने इसके अंदर ऐप के अंदर दिया है। और अगर एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कभी आपका मन करे, आपको अच्छा लगने लग जाए, तो आप ये पेपर
परचेज कर सकते हैं और बहुत आप अपनी अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होता है ना, उसमें सेक्शन 55 अप्लाई होता है। तो आपको सेक्शंस भी याद करने, देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, आप ये मत सोचिए ये नहीं आएगा कि वो नहीं आएगा। आप तो जितना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसका सेक्शन 52 था। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के लिए सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट 2013 में। वो क्या कहता है, उसमें पहली ही कंडीशन ये लिखी है कि उन्हीं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो पाएगा जो फुल्ली पेड अप हों। दूसरी बात है कि रिडम्पशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो जो पैसा है वो प्रॉफिट्स में से आ सकता है। यानी जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है वो आप प्रॉफिट्स में से कर सकते हो। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट नहीं यूज कर सकते आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए। केवल जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट होते हैं, यानी ऐसे प्रॉफिट जिनमें से डिविडेंड दिया जा सकता है, उन्हीं प्रॉफिट्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, इसके लिए फिर सैंपल पेपर्स देखने होते हैं। द प्रीमियम पेबल, इसके अलावा अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर पर रिडम्पशन देना, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना चाहती है और प्रीमियम पे करना चाहती है, यानी ऊपर का पैसा देना चाहती है, तो वो ऊपर का पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ला सकते हो या वो पैसा आप प्रॉफिट से भी ला सकते हो। और आप चाहें तो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए फ्रेश इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट बात है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया और इसके लिए आपने 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, तो बाकी का 2 लाख रुपए का जो रिडम्पशन है वो चूंकि प्रॉफिट में से है, अतः उतनी राशि आपको सीआरआर में डालनी होगी। आई रिपीट, अगर आपने 5 लाख का रिडम्पशन किया और उसके लिए बदले में आपने 3 लाख के शेयर्स इशू किए, मतलब 2 लाख आपने अपने बलबूते पे अरेंज किया, 2 लाख का बंदोबस्त आपने प्रॉफिट से किया, तो उतनी राशि आपको सीआरआर में डालनी पड़ेगी। ये सारी की सारी बातें मनगढ़ंत नहीं है, सेक्शन 55 में गिवन है। और अभी तो आप ये सोचो कि ये सब बनाई क्यों गई होगी, वहां तक तो अपन पहुंच ही नहीं पा रहे। ये तो अपन ने जो रूल बना रखे हैं जस्ट उनको फॉलो करने की बात कर रहे हैं। ये रूल बनाए क्यों होंगे, जिस दिन आपने ये सोच लिया तो फिर बात बनेगी। खैर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो MD बराबर होता है 3/4 SD के, 4/3 SD के, 4/5 SD के या 5/4 SD के। तो MD आपका मीन डिविएशन है, SD आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो ये लिखिए 6QD 5MD 6QD 5MD 4SD, ये तीनों बराबर होते हैं। मतलब हमने एम्पेरिकली इनके बीच में रिलेशन निकाल कर रखा है कि 6QD 6 क्वार्टाइल डिविएशन का मान 5 मीन डिविएशन और 4 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर होता है। ताजा क्वेश्चन में मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा। क्या है मेरे पास ये पार्ट, एक बार फिर लिखते हैं, 5 मीन डिविएशन बराबर 4 स्टैंडर्ड डिविएशन। इससे आप MD की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो MD की वैल्यू रह जाएगी 5, यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 4/5 SD इस तरह से हो जाएगा। तो MD = 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होगा तो कभी कभी आपको ये वैल्यूज दे देगा, आप वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। आप देखिए 10 MCQ 10 मिनट में हो सकते हैं अगर मुझे आंसर बताने होते तो। पर मैं ये जो इतनी रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ उसका पर्पज़ यही है कि आप अप्रोच सीखें। अगर आप मेरी वीडियो से सीखना चाहें, सीख पाएँ, तो अप्रोच देखिएगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है मैं थोड़ी सी बेटर पोजीशन में होता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कर करके ये अप्रोच ला सकते हैं, तब बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आप उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोविजन इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ, एक प्रोविजन के बारे में क्या सही नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ द प्रोविजन सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कहता है कि जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को या जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है उसको संतुष्ट करता है। मेरे को लगता है ये बात सही है, क्योंकि हम जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में पैसा डूबा नहीं होता, पर प्रोविजन अपन पहले बना लेते हैं। तो हानि होने से पहले ही हानि का प्रावधान करना है, यही बात तो कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता करती है। तो कहीं ना कहीं प्रोविजन, ये बात ट्रू लगती है मुझे। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, कि प्रोविजन लाभों में से बनाया जाता है और ये लाभों पे प्रेशर डालता है, या यूं कहें सही तो इसका मतलब ये है कि प्रोविजन आपको तब भी बनाना पड़ता है जब आप लॉस में हो।
अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब बनाने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं नहीं बना सकता। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोविजन इज द आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड यू हैव टू चार्ज इट। आपको इसका चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई मनमानी का या डिस्क्रिएशनरी सौदा नहीं है, मनमानी की बात नहीं है। प्रोविजन इज मेड फॉर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ नॉन लायबिलिटी, ये बात भी सही है। अगर कोई लायबिलिटी है जो हमें पता है लेकिन उसका अमाउंट हमें पता नहीं है तो हम प्रोविजन बनाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स का अमाउंट हमें बाद में पता लगता है। इस साल हम कमाते हैं, टैक्स का पता, फाइनल फिगर हमें बाद में पता लगता है, लेकिन हम प्रोविजन अभी से करके चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमें लायबिलिटी के बारे में पता है, हमें टैक्स देना पड़ेगा ये तो हमें पता है, लेकिन कितना देना पड़ेगा उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम प्रोविजन करते हैं। या इसी तरह आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर रिपेयर। तो आपको पता है कि अगर आपके पास असेट है तो रिपेयर का मांगेगी, लेकिन रिपेयर पे कितना खर्चा आएगा आप नहीं जानते, तो फिर जो बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर रिपेयर। तो ये बात भी ट्रू लगती है मुझे, सी वाली बात भी आपकी ट्रू है। अब जो लास्ट बात है वो देख लेते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रोविजन करने से बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, ये गलत है। ये वाली बात जो है ये रिजर्व के साथ सही है। थोड़ा अगर आपको बताऊं, जैसे कंपनी ने मान लीजिए 5 लाख कमाया और कंपनी ने 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और कंपनी ने 3 लाख रुपए अपने पास रिजर्व के तौर पे रख लिया, तो ये जो रिजर्व बनाते हैं वो कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है। तो ये जो लास्ट वाली बात है ये रिजर्व से रिलेटेड है, उन्होंने यहाँ चिपका दी, लेकिन प्रोविजन के बारे में ट्रू नहीं है। प्रोविजन के बारे में पहली 3 लाइनें ट्रू हैं। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है, ये प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है और प्रॉफिट पे अगेंस्ट चार्ज है और हर हाल में बनाया जाता है। और प्रोविज़न बनाते समय हमारे को लायबिलिटी नोन होती है लेकिन उसका अमाउंट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, तो हम प्रोविज़न एक अनुमान के आधार पे या एस्टिमेशन के आधार पर बनाते हैं। तो पहली 3 बातें सही है, चौथी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द डैश डैश इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल which aims at concentrating efforts on those items where attention is needed most। ये अब आपको 4 पद्धतियां दे रखी है, मैं चारों के बारे में बताऊंगा। इन 4 पद्धतियों में से स्टॉक नियंत्रण की कौन सी वो विश्लेषणात्मक विधि है जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं पर प्रयासों को केंद्रित करना है जहां सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला एनालिसिस है, क्या वैड एनालिसिस में ऐसा होता है, FSN एनालिसिस में ऐसा होता है, जिट एनालिसिस में ऐसा होता है, या ABC एनालिसिस में ऐसा होता है। तो अभी का जो आपका आंसर है वो है ABC एनालिसिस। मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जो A है, A का मतलब है ऑलवेज, B का मतलब है बेटर और C का मतलब है कंट्रोल। अब इसके नाम में देखिए, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, यानी ये कहती है कि एक इंसान सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता। अपन इसको रियल लाइफ में देख लीजिए कि एक इंसान अगर सारी चीज़ों के पीछे भागेगा ना एक टाइम पे, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसे एक टाइम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ समझिएगा, एक टाइम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना ही होगा। जैसे अगर अभी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी अपने सोशल मीडिया की इतनी चिंता मत कीजिए। अगर आपकी GF VF है तो अभी आप उसकी इतनी चिंता मत कीजिए। अभी केवल आपका एग्ज़ाम है, आप केवल एग्ज़ाम की चिंता कीजिए। तो एक किसी भी मौके पे कुछ ऐसा होता है कि आपको सबसे जो बेटर है उसको कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो आपने सोच रखा है वो हो जाए, इसके लिए आप कंट्रोल करते हैं। तो ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। स्टॉक के मामले में क्या होता है, हमारे पास 50 तरह का माल है। 5 रुपये किलो से लेके हमारे पास 5000 रुपये किलो वाला माल है। तो आप किस पे ज़्यादा पैनी नज़र रखेंगे, किस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जो 5000 रुपये वाला माल है, ठीक है। और जो मान लीजिए केसर करके आइटम होती है, केसर बड़ी महंगी होती है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और कोई चीज़ अगर सस्ती आइटम है, तो मान लीजिए नमक है, फिटकरी है, उसका आप ध्यान नहीं भी इतना रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ABC कंट्रोल एक विश्लेषणात्मक विधि है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य आप उन पे अपना जो एफर्ट्स हैं, आप उन वस्तुओं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो मतलब जनरली क्वांटिटी में कम होते हैं और वैल्यू वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना भी आसान होता है। क्वांटिटी में वो कम होते हैं, वैल्यू में वो ज़्यादा होते हैं। बाय द वे मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि VED वगैरह क्या होते हैं। तो जो VED है, V फॉर है वाइटल, E फॉर है एसेंशियल
और डी फॉर है डिजायरेबल। तो अब ये भी आप याद कीजिए, मतलब क्वेश्चन यूं बन सकता है कि वैड एनालिसिस क्या होता है। तो वैड एनालिसिस जो होता है, वैड विश्लेषण जो होता है, वो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। तो ये कहाँ से टॉपिक है, ये मटेरियल कंट्रोल, कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कंट्रोल कोर्स में है। तो ये मटेरियल कंट्रोल वाले टॉपिक से है कि वस्तुओं को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जो एसेंशियल है, जो डिजायरेबल है, ये मतलब घटती हुई डिग्री है। इसी तरह एफएसएन एनालिसिस होता है, ये उनके टर्नओवर की स्पीड पे होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। आपकी दुकान होगी तो क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट ऐसा होगा जो आपका रनिंग प्रोडक्ट है, धमाधम बिकता है, एफ फास्ट मूविंग। एक है जो नॉर्मल स्पीड से जाता है, और एक है जो लाके बस घर जमाई बन गया है, अब आपके पास पड़ा है और बिक ही नहीं रहा, वो नॉन मूविंग है। तो टर्नओवर के बेसिस पे आप सोचते हैं कि मैं इनको कैसे कंट्रोल करूं, ठीक है। इसी तरह एक जिट अप्रोच होती है। जिट अप्रोच बहुत ही शानदार अप्रोच है जो जापान से आई है, जिसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम अप्रोच का मतलब होता है कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो बहुत पहले से रॉ मटेरियल और बहुत पहले से लेबर को बुला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन का टाइम हो जाए और आपके पास कच्चा माल ही ना हो और लेबर ही नहीं आए। यानी उसमें क्या होता है, इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को, और जो सप्लाई चेन है उसको इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाता है कि चीज आपके पास तभी आवे जब आपके पास जरूरत हो, न पहले न बाद में, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। हम खाना खाने बैठते हैं, मिठाई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आनी चाहिए, ना पहले ना बाद में। खैर ऐसा कुछ भी, कोई भी आइटम हो सकती है, ठीक है। वक्त की कीमत होती है, वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। खैर तो खैर तो जस्ट इन अप्रोच टाइम ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। इसमें स्टॉक को बिल्कुल स्टॉक रखने की आवश्यकता को ही हम कहते हैं समाप्त कर दो, स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और बेसिकली ये जो कार वाली इंडस्ट्री होती है, कार इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, तो वहाँ पे जिट अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, और टोयोटा कंपनी ने इसका सबसे पहले वैसे इस्तेमाल किया था। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन अंडर ए विद द सूटेबल स्टेटमेंट्स अंडर बी। तो ए का बी के साथ मिलान करना है। फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्क फोर्स। क्वेश्चन का मतलब है कि जब कार्य करने वाले लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हो, जैसे मान लीजिए 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है आपका औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र मतलब जो फॉर्मल सेक्टर होता है, जिसमें सब सारा डेटा अवेलेबल होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी स्केल क्या है, जीवन स्तर क्या है, उसका डेटा अरेंज करना बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसे कितने दिन काम मिला, काम नहीं मिला, वो डेटा आपके पास नहीं हो रहा। और जनरली अपने यहाँ पे मतलब मैं बताऊँ, गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े निकालना रियली बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि पता ही नहीं है कौन कहाँ से पैसा ला रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है। अपने यहाँ पैरेलल अर्थव्यवस्था चलती रहती है, ब्लैक मनी वाली अर्थव्यवस्था तो अलग चली ही रही है। खैर, तो बात यह है कि जब आपकी जो वर्क फोर्स है, जब काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बढ़ते जाते हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो आपका कार्यबल है उसका अनौपचारीकरण। उससे क्या होता है, उससे योजनाएं बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। जब तक सही सूचनाएं नहीं होंगी, सही डेटा ही नहीं होगा, तो क्योंकि मैंने कहा ना इनफॉर्मल सेक्टर से डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर आप कैसे ही क्या ही योजनाएं बना लोगे। खैर, तो आपका जो फर्स्ट है वो आपका बी के साथ जाके मैच हो जाएगा। फर्स्ट आपका बी के साथ मैच होगा। इसके बाद है अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल आप कैसे निकालते हैं, सामने ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है पीपल आर एबल टू विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट वर्क। ये भी अनएम्प्लॉयड पीपल का डेफिनेशन होता है, लेकिन इसमें ई जमेगा। ई है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। जैसे मान लीजिए 500 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, काम करने के इच्छुक हैं, 500 लोग हैं। 500 में से 400 लोग काम धंधे पर लग गए, तो जो 100 लोग हैं वो कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड। तो आपका जो दूसरा है वो ई से जाके मैच होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार लोगों को निकालने का तरीका ये है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी में साफ है, कोई बंदा अपना रिज्यूमे लेके, सीवी लेके घूम रहा है, काम करना चाहता है, कैपेबल है, काम करना चाहता है, पर काम मिल नहीं रहा। सबसे ज़्यादा भयानक सिचुएशन यही होती है कि कोई बंदा टैलेंटेड हो, काम करना। हालांकि मेरा एक पर्सनली मानना है कि अगर कोई बंदा टैलेंटेड होता है ना, तो वो रुकता नहीं है।
उसे काम मिल ही जाता है। ये एक अलग बात है कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए मरा जा रहा हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर कोई बंदा टैलेंटेड हो तो प्राइवेट सेक्टर उसको हाथों हाथ ले लेता है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर वाले तो टैलेंट सर्च करते हैं कि उनको कोई अच्छा बंदा मिले तो सही। तो खैर ऐसी स्थिति कभी कभी दुर्भाग्य से हो सकती है कि कोई बंदा काम करने में कैपेबल भी हो, वो काम करना चाहे भी, पर उसको जॉब नहीं मिल पाए, तो वो आपकी खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। तो आपका थर्ड जाके ए के साथ मिल जाएगा, थर्ड ए के साथ जाके मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा आसान है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बंदा अपनी खुद से ही पूंजी जुटाता है, खुद ही काम करना धंधा शुरू कर देता है। जब कोई बंदा दुकान लगाता है या जो आजकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो खुद ही कैपिटल अरेंज करते हैं, खुद के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, दुकान ऑफिस डाल के कैसे भी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वयं के संसाधनों से अपना जीविका उपार्जन करता है यानी पैसा कमाता है, तो आपका चौथा डी के साथ जाके मैच हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद वैसे तो पांचवा ऑटोमेटिक बच जाएगा, फिर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी, गुप्त या छुपी हुई बेरोजगारी, तो हम ये जानते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लगे हुए होते हैं, जो काम 5 लोग मिलकर करते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती 8 लोग अगर आप लगा रखे हैं। एक दुकान 2 लोग चला सकते हैं लेकिन उस पर 3 भाई और पापा भी बैठे हैं, तो मतलब 2 लोग फालतू बैठे हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं काम पे, तो वो लगे हुए दिखते हैं पर वो उनका जो कहे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कुछ नहीं होता है, तो वो एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो आपका जो पांचवा है ज़रूरत से ज़्यादा वाला स्थान, वो आपका सी से जाके मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप ढूंढिएगा कि आपका थर्ड के साथ जाके ए मैच हो जाए। ठीक है, थर्ड के साथ ए हो जाए, फर्स्ट के साथ बी हो जाए। तो मुझे ऐसे ही ढूंढना चाहिए जो फर्स्ट के साथ बी हो। तो फर्स्ट के साथ बी यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें मेरे को बाकी सेकंड के साथ ई भी दिख रहा है, थर्ड के साथ ए होता हुआ भी दिख रहा है, फोर्थ के साथ डी भी दिख रहा है। बिल्कुल सही, इसका डी आंसर हो जाएगा। यस, इसका आंसर डी है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 54,000 and 36,000 respectively. They admitted C for 1/3 share in the profits. C brought proportionate amount of capital. The capital brought in by C will be. A और B एक फर्म में पार्टनर हैं, उनकी पूंजी दे रखी है और उन्होंने C को शामिल किया। C ने कहा कि मैं आनुपातिक पूंजी लाऊंगा, तो बताओ C कितना लाया होगा। ठीक है। एक बिल्कुल गलत तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो ये कि जैसे आपने ए की कैपिटल देखी कि ए की कैपिटल है 54 और बी की कैपिटल देखी वो है 36, इन दोनों की टोटल कैपिटल हो गई 90,000। और आपने अगर ऐसा सोच लिया कि ये टोटल कैपिटल 90,000 है और जो सी है वो 1/3 लाएगा, अगर बाय द वे आपने ऐसा कर दिया, आप तो करेंगे नहीं, आप तो समझदार बच्चे हैं, तो 30,000 आंसर निकाल दिया, बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस कैपिटल 90,000 को टोटल कहना ही गलत है। इसको नाम देना चाहिए था कंबाइंड कैपिटल। अब से आप फर्क कर लो, टोटल कैपिटल तो तब बनेगी ना जब हम सी को जोड़ेंगे। तो अभी क्या है, ये है 90,000 जो है वो है ए और बी की कंबाइंड कैपिटल। थोड़ा और बताऊँ मैं बात, ये जो सी का रेशो है ये 1/3 है, क्वेश्चन के मुताबिक सी का रेशो 1/3 है। इसका मतलब है कि ए और बी का जो रेशो है वो 2/3 है। अगर 1/3 सी के पास है, यानी 3 में से एक अगर सी का है, तो 2/3 किसका हुआ, ए और बी का। तो ये जो 90,000 है ये 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज मेरी बात समझिए, ये 90,000 जो है दिस इज नॉट द टोटल कैपिटल बट इट इज द 2/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो फिर आप क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे 90,000 है ना, इस 2/3 का उल्टा कर देना। जब आप इस 2/3 का उल्टा करेंगे और 3/2 हो जाएगा, तब आप इसका कैलकुलेशन करने पे पाएंगे कि आपका रिजल्ट आ रहा है 1,35,000। इसका मतलब क्या हुआ पूरी बात का, कि अगर ए और बी की कैपिटल 90,000 है तो फर्म की टोटल कैपिटल 1,35,000 होनी चाहिए। इसका मतलब बाकी का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सी लाएगा। बाकी का जो गैप है वो सी को पूरा करना होगा, तो 45,000 रुपये सी को लाना होगा। आपको क्या करना होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं पॉपुलर होऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं बनाता ही रहूँगा। जैसे मैंने कहा है, इस साल हमारा टारगेट है स्कूल लेक्चरर क्रैक करना, अगले साल कॉलेज लेक्चरर क्रैक करना। थैंक यू।